हमारा जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग मास सिस्टम का। तो स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेशन में हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम, और दूसरा होता है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम और वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम ये कैसे होते हैं। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम जिनसे होता है उसको एक प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस किया जाता है और उसमें बॉडी हॉरिजॉन्टली टू एंड फ्रो मोशन करती रहती है। वर्टिकल मास सिस्टम में क्या होता है कि बॉडी को सस्पेंड कर दिया जाता है एक स्प्रिंग के साथ और वो अप एंड डाउन टू एंड फ्रो मोशन करती रहती है, अप एंड डाउन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। लेकिन हमारे पास बुक में चूंकि हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम दिया हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम को। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम को डिस्कस करने से पहले इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं। टेक्निकल बात एक क्या है कि ये जो हम स्प्रिंग मास सिस्टम ले रहे हैं ये क्या होगा, ये आइडियल होगा। आइडियल मतलब क्या कि ये इसको अगर हमने एक दफ़ा ऑसिलेट कर दिया तो ये फॉरएवर ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है जी। अब ऐसा तो रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड में नामुमकिन है क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो उनसी इसकी मोशन को क्या कर रही होती हैं, अपोज कर रही होती हैं। लेकिन ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो सा एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा विच इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ हमने इसको ऑसिलेट करने के लिए लगानी है, बाकी इसकी इंटरनल फोर्सेस ही एक्ट करती रहेंगी। अब हमने इसमें से निगलेक्ट क्या करना है, निगलेक्ट हमने करना है एक तो इसमें से लेट्स से ये मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया है एक सरफेस के ऊपर। ठीक है, एक सरफेस के ऊपर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस बॉडी के दरमियान में कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये एक आइडियल सिस्टम बन जाएगा। दूसरा ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो सी इलास्टिसिटी है वो भी डिक्रीज़ नहीं होगी, ये इसी तरह कांस्टेंट रहेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है। अच्छा, अब अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल फोर्स हम सिर्फ और सिर्फ इसको मूव करने के लिए लगाएंगे। जब इसको मूव करने के लिए लगे उसके बाद फिर क्या होगा, इसकी अपनी इंटरनल फोर्स जो सी है वो एक्ट करना शुरू कर देगी जी। तो इस पर मैं फोर्स लगा देता हूँ और इसको मैंने क्या कर दिया, इस स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच कर दिया। आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होता है, ये बॉडी एक नई पोजीशन पर चली जाती है। लेट्स से इस कंडीशन में चूंकि ये रेस्ट पर है तो इसकी ये पोजीशन क्या बन गई, पोजीशन ओ बन गई। और ये जो सी नई पोजीशन इसने ले ली है इसको मैं कह देता हूँ पोजीशन ए, यानी पॉइंट ए। और इस डॉटेड लाइन को मैं इस पर ले लेता हूँ कि ये मेन पोजीशन है। अब चूंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इसको क्या किया था, डिस्प्लेस किया था, तो यहाँ से लेकर ओ से लेकर ए तक ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स काउंट होगा।
अब हम इसको रिलीज़ कर देते हैं। जब हम इसको रिलीज़ कर देंगे तो इस स्प्रिंग में एक टाइप ऑफ फोर्स क्या होना शुरू हो जाती है, बिल्ड होना शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? द फोर्स which moves the body to the mean position to the mean position, or the force which acts to restore the original shape of the body। यानी स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच होने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, इसी कंडीशन में स्प्रिंग को वापस लाना चाहती है। ये इसी कंडीशन में या इसी स्टेट में या इसी अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो एक्ट करती रहती है हर वक्त इस स्प्रिंग मास सिस्टम में ऑसिलेशन के दौरान। अच्छा, अब आते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ। ये तो हमारे पास हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। हुक्स लॉ में आपने एक चीज़ पढ़ी थी और वो क्या था, सॉरी इसके ऑसिलेशन के बारे में बताता चलूँ। ये हमने स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है, अब जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो एक फोर्स एफ क्या होगी, राइज होगी, जो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, यानी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि फ्रिक्शन नहीं है सरफेस और मास के दरमियान में, तो इस फ्रिक्शन की नेग्लिजेंस की वजह से या ना होने की वजह से क्या होता है, मास जो सा है वो अपनी जगह पर नहीं रुकता और वापस एक दूसरी पोजीशन पर चला जाता है, जिसको हम पोजीशन बी कह लेते हैं, और इसको मैं डॉटेड लाइन से पोजीशन ओ कह देता हूँ। तो ये भी हमारे पास ओ हो गया। अब ऑब्जेक्ट रुकता क्यों नहीं अपनी जगह पे? ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं रुकता, ऑब्जेक्ट इनर्शिया की वजह से नहीं रुकता। मीन पोजीशन पर इसको रुकना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्प्रिंग इसको रिस्टोर कर लेता है, लेकिन बॉडी जो सी होती है वो मूवमेंट में होती है, तो ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी जगह पे नहीं रुकती और ये वापस एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाती है, स्प्रिंग को क्या करते हुए, कंप्रेस करते हुए। ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए एक और एक्सट्रीम पोजीशन ले लेती है और वो पोजीशन हो जाती है हमारे पास बी। तो ओ से ए के दरमियान या ओ से बी के दरमियान ये जो सा हमारे पास गैप है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट एक्स से ही डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की जो सी डायरेक्शन होगी वो ये होगी, इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हुक्स लॉ हमारे पास क्या था? हुक्स लॉ था स्ट्रेस इज directly proportional to strain। within the elastic limit। ठीक है जी। और इफ़ यू रिमेंबर तो ये चीज़ हम 9th में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस
इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और फिर जब हम ये इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू के। ये के क्या है? दिस के इज कॉल्ड हुक्स कांस्टेंट। और यहाँ पर इस कंडीशन में हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि स्प्रिंग के साथ डील कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको स्प्रिंग कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ। आपने देखा कि हमने इसको डिस्प्लेस किया पोजीशन ए की तरफ, और जब हमने इसको डिस्प्लेस किया तो जितना हमने फोर्स लगाया, फोर्स F, उतना ही ज़्यादा क्या हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट कॉज हुआ। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन जो ही हमने इसको रिलीज़ कर दिया तो इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, हमने चूंकि इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया था पोजीशन ए तक लाने के लिए, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स की डायरेक्शन और एफ की डायरेक्शन आपस में क्या है, आपस में अपोजिट। ठीक है। अब इसको हम, इस अपोजिट डायरेक्शन को हम एक इक्वेशन में क्या कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं। एफ इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। अब F इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये माइनस एक्स क्या शो कर रहा है, ये माइनस एक्स वही ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अब जब हम इसमें से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास माइनस के एक्स बन जाएगा। और ये के वही है जो सा मैंने आपको हुक्स लॉ में अभी बताया कि ये के जो सा है दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड किस पर करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग और नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड करते हैं, आयरन, सिल्वर, कोबाल्ट, निकल, वटेवर आप किस मटेरियल का स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा स्टिफर होगा स्प्रिंग, हार्ड होगा, सख्त होगा, उतनी उसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि F इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू के। ठीक है, तो F इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू के का मतलब वही है कि जितना आपके पास स्प्रिंग स्टिफनेस ज़्यादा होगी, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन है हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम की, और ये हमेशा क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हम के कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम के फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इस साइड को भी आपने माइनस एक्स से डिवाइड कर देना है और इस साइड को भी माइनस एक्स से डिवाइड। तो ये माइनस और ये एक्स कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा के इज़ इक्वल टू एफ बाई एक्स। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व है, फोर्स F, तो ऑब्वियसली मास की तो हम बात कर चुके हैं, क्योंकि मास ऑलरेडी अटैच है स्प्रिंग के साथ। क्योंकि यहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व है तो इसके साथ एक्सेलरेशन का होना लाजमी बनता है। ठीक है जी। तो इसमें एक्सेलरेशन भी होती है, तो चूँकि जब ये मूव कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है, तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन इसमें एक्सेलरेशन की प्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की प्रोडक्शन कैसे होती है और उसका
रिलेशन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो आपने इक्वेशन नोट की कि k इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एम। तो k इज इक्वल टू और f इज इक्वल टू एम ए। इस इक्वेशन में पुट कर दें एम ए, सॉरी ये x है, डिवाइड बाय x और साथ में नेगेटिव साइन। तो k इज इक्वल टू माइनस एम बाई एक्स, सॉरी माइनस एम बाई एक्स इंटू ए। अब यहाँ से हम जब x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी। अब ये चीज़ जो सी है ये आपके पास कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम इसको बीच में से रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास a इज डायरेक्ट इक्वल टू माइनस एक्स बन जाएगा। यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी, ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों क्या आ गई हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में आ गई है, लेकिन अपोजिट टू ईच अदर। ये क्या है, अपोजिट टू ईच अदर। अब क्या होता है, इनिशियली जब हमने मास को अपने मेन पोजीशन ओ पर रखा था तो इसमें इस कंडीशन में ये स्टेटिक है। फिर जब हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होता है, जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग जो सी होती है वो इसको रिस्टोर करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है जी। अब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन अब क्या होता है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। अब मीन पोजीशन पर आकर ये बॉडी रुकना चाहती है लेकिन इनर्शिया की वजह से रुकती नहीं और एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर चली जाती है। इस बी पर आकर ये क्या हो जाती है, थोड़ा रेस्ट कर लेती है। ठीक है, यानी रेस्ट में आ जाती है। ओ के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है और फाइनली आकर बी एक नया एक्सट्रीम पोजीशन लेकर क्या हो जाती है, यहाँ पर आकर रेस्ट में चली जाती है। उसके बाद फिर स्प्रिंग क्या करती है, रिस्टोर होना शुरू हो जाता है और ये मास को क्या कर देता है, दोबारा से धकेलना शुरू कर देता है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। अब मीन पोजीशन ओ पर ओ तक आते हुए इसकी स्पीड बढ़ती रहती है। जो ही ये ओ को क्रॉस कर देता है और एक दूसरी पोजीशन ए पर आना शुरू कर देता है तो क्या होता है, इस दौरान में इसकी स्पीड आहिस्ते कम होना शुरू हो जाती है और फाइनली ए पर आकर दोबारा से ये क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता से ये कभी एक पोजीशन पर और कभी दूसरी पोजीशन पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा से अपनी मूवमेंट को क्या रखता है, जारी रखता है। और यही हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम और ऑसिलेशन का बेसिक कंसेप्ट है। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम in which a सिस्टम से मुराद ये स्प्रिंग मास सिस्टम भी हो सकता है, पेंडुलम भी हो सकता है और बाउल एंड बॉल सिस्टम भी हो सकता है। द टाइम इन विच अ सिस्टम कंप्लीट्स वन राउंड ट्रिप।
ठीक है जी। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ए तक चला गया, ए के बाद बी तक आ गया, ठीक है, बी के बाद दोबारा ए तक जाएगा, तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा। और स्प्रिंग मास सिस्टम में हमारे पास टाइम पीरियड गिवन होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m बाय के। ठीक है जी, यहाँ पर m जो सा है ये मास को, k जो सा है ये स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड के लिए रिलेशन हो गया, फार्मूला हो गया। अच्छा, इसमें इसकी एनर्जीज़ के बारे में और इसकी कंक्लूजन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।